welcome to SR Knowledge Hub, your online English language class. फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम स्टडी करने जा रहे हैं एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज यूजुअली स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड ऑथर एंड देन वी विल मूव ऑन टू हार्ड वर्ड्स। और हार्ड वर्ड्स को हमेशा की तरह मैं आपको इमेजेस के साथ में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड इन नेक्स्ट एपिसोड आई विल कम विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वंडरफुल पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। An elementary school in a slum is written by Stephen Spender, born in 1909, dead 1995। ये जो पोएम है इसे स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है एंड स्टीफन स्पेंडर जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे, क्रिटिक भी थे यानी कि विवेचक, और एसेइस्ट भी थे, वो निबंध लेखक भी थे। स्पेंडर हैड कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उन्हें पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, और उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा से जोड़ा था और डिक्लेयर किया था कि मैं एक सोशलिस्ट भी हूं और पैसिफिस्ट यानी कि शांतिवादी भी हूं। His work concentrated on themes of social injustice and the class struggle, और उनका जो भी राइटिंग था, चाहे वो पोएम हो या प्रोज हो, उसके अंदर हमेशा से सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय और क्लास स्ट्रगल की थीम देखी जाती है। क्लास स्ट्रगल मतलब कि जो लोग ज्यादा अमीर हैं वो और जो ज्यादा गरीब है उन दोनों के बीच में जो भी खींचतान है उसकी एक झलक हमेशा उनकी राइटिंग में देखी जाती है। और सेम उसी तरह से इस पोएम में भी उन्होंने एक एलिमेंट्री स्कूल को डिस्क्राइब किया है जो ऐसी जगह मौजूद है जिसे स्लम एरिया हम कहते हैं, जैसे झोपड़पट्टी में मौजूद एक एलिमेंट्री स्कूल को डिस्क्राइब किया है और वहां पढ़ने वाले बच्चों की कंडीशन को उन्होंने इस पोएम में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। Here the children are in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल यानी कि दयनीय है। देख के हमें तरस आ जाए इस तरह की है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी गरीबी, और दूसरी बात कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हैं, ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, इसी वजह से उन्हें दूसरी कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती। As a socialist, poet wants to draw attention of everyone towards these kids, और जैसे कि इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं सोशलिस्ट हूँ, तो वो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सोशलिस्ट वो सबका अटेंशन जो है वो खींचना चाहते हैं इन बच्चों की तरफ, ताकि इन गरीब बच्चों की कंडीशन में कुछ सुधार आए और उनकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके और जो लाइफ की रियल ब्लेसिंग्स हैं उन्हें वो एंजॉय कर सके। हार्ड वर्ड्स पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको वंस अगेन रिमाइंड करा दूं कि whenever you write your answer in exam, try to write 1 or 2 line about author and a brief introduction about poem or any lesson. So इससे बहुत अच्छी इंप्रेशन जाएगी। Okay, so let's move on to hard words. First one is gusty waves यानी कि breezy winds, इतनी तेज हवाएं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साथ में उड़ा के ले जाए। You can very easily understand from this beautiful animation. Next word is pallor यानी कि पेल और या डल फेस है ना, बीमारी या बहुत कमजोरी की वजह से आपका फेस या किसी का फेस अगर बहुत ज्यादा डल हो गया है तो उसे पेल कहा जाएगा, और इस पोएम में यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है पेलर इस सेंस में। नेक्स्ट वन इज वेड डाउन यानी कि डिप्रेस्ड, बहुत ही सैड, आप समझ सकते हैं इस पिक्चर से भी है ना, डिप्रेशन में अगर कोई आ गया तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, और उसके लिए इस पोएम में वेड डाउन वर्ड यूज हुआ है। देयर आर सो मेनी न्यू एंड डिफरेंट वर्ड्स इन दिस पोएम फ्रेंड्स, तो प्लीज इन्हें अच्छे से याद रखना। टॉन अराउंड, वैसे टॉन करना यानी किसी चीज को फाड़ देना, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में एक बालों के बिखरे हुए होने के सेंस में इस वर्ड को यूज किया है, जिस तरह से इस पिक्चर में भी आप इस बॉय के बालों को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टंटेड, नॉट फुल्ली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, है ना, सही से पोषण ना मिलने की वजह से, खाना या जो न्यूट्रिशन है वो ना मिलने की वजह से जो बच्चों की हालत होती है छोटे बच्चों की, उसके लिए ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है स्टंटेड। नेक्स्ट वन इज ट्विस्टेड, है ना, यहाँ एक थोड़ा कॉमिक अंदाज में आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ही डिस्टोर्टेड हो, बेंट हो, जो चीज बिल्कुल माखी चुकी हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है ट्विस्टेड।
नाल्ड, ये वर्ड मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ट्री की इमेज, जिसमें ये ट्री जो है बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसके अंदर जो उसका ट्रंक है, उसका जो शेप है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, रफ है ना, नोटेड है, कहीं कहीं भी उसमें गांठें हैं। नाउ सी दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रंक है बिल्कुल इसकी फ्लैट है। तो इस सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है कि किसी भी चीज में अगर नोट्स हैं, है ना, गांठें हैं या वो रफ उसकी सरफेस है, तो उसे नाल्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज वीड्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, ऐसे प्लांट्स या ऐसे छोटे मोटे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं और वो बढ़ते ही जाते हैं, उन्हें यूजुअली हटाना पड़ता है, मतलब कि काटना पड़ता है। दे आर अनवांटेड प्लांट्स, दैट्स व्हाई उन्हें हटाना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन, पेपर सीमिंग बॉय, वेरी थिन बॉय। इमेज बहुत क्लियर यहाँ पे डिस्क्राइब करिए इस वर्ड को कि बिल्कुल ही दुबला पतला और इतना दुबला कि जैसे पेपर की कोई शीट हो। नेक्स्ट, हायर, सक्सेसर, है ना, यहाँ पे आप फोटो में से भी समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक फैमिली है हमारे इंडिया की, जिसमें धीरू भाई अंबानी और उनके दो बेटे आप देख रहे हैं। कोई भी फैमिली या किसी भी बिजनेस फैमिली में अगर जो बिजनेस है उसकी कमान जो है किसी को पास ऑन की जाएगी तो वो उसका हायर कहलाएगा। या किसी राजघराने में भी अगर कोई राजा के बाद उसका जो बेटा है वो अगर उसका उसकी जगह लेता है तो वो उसका सक्सेसर या हायर कहलाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे वारिस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज साउर, साउर का एक मतलब होता है अनप्लेजेंट और एक और मीनिंग होता है उसका खट्टा, जैसे कि लेमन या नींबू होता है जो खट्टा होता है। लेकिन इस पोयम में पर्टिकुलर जो दीवारों पे रंग किया गया है, कलर किया गया है स्कूल की, उसको अच्छे से समझाने के लिए यूज किया है कि जैसे जब कलर दीवारों पे नया था तो बिल्कुल ही शाइनिंग कर रही थी, लेकिन बाद में उन दीवारों की या उस कलर की अगर केयर नहीं की गई बराबर तो उसकी वजह से वो कितनी गंदी हालत में आ जाती हैं, उसको आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। और इस वर्ड का इस तरह से यहाँ पे मीनिंग है, इस सेंस में इसे यूज किया गया है। नेक्स्ट वन इज डोनेशंस, यानी कि चैरिटी करना, दान देना। देन शेक्सपियर्स हेड, अब ये वैसे तो पिक्चर शेक्सपियर का है, उसके हेड की भी बात है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल पे फोटो लगाई जाती है उस सेंस में यहाँ पे शेक्सपियर हेड या इस वर्ड को यूज किया गया है। देन डॉन, डॉन यानी कि अर्ली मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, सूरज के निकलने से पहले का वक्त, जब हल्का सा अंधेरा भी होता है लेकिन आप होराइजन में हल्की हल्की लाइट को देख सकते हैं और ऊपर की तरफ स्काई में कुछ तारों को भी देख सकते हैं। देन सिविलाइज्ड डोम, ये वर्ड है इस पोएम के अंदर, इसका मीनिंग है इट मीन्स राइजिंग सन एट द होराइजन इन सेमी सर्कल और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये सनराइज के सेंस में भी यूज किया इस वर्ड को, और जो इस मतलब वर्ल्ड में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी ये वर्ड आयरोनिकली यूज किया गया है। लेकिन डोम का जो एक प्रैक्टिकल मीनिंग है वो होता है गुम्मट, है ना, किसी भी एक स्ट्रक्चर में अगर डोम शेप की कोई चीज है, सेमी सर्कल, तो उसे डोम कहा जाता है। देन टायरोलिस वैली, ये ऑस्ट्रिया में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत वादी का नाम है जो बिल्कुल ही आइस से फ्री है, मतलब वहां पे बर्फ बिल्कुल भी नहीं होता, उसके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। देन सील्ड यानी कि शट या तो लॉक किया हुआ, बंद किया हुआ। देन लीड, अ नेम ऑफ मेटल, हियर डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स, इस वर्ड को इस पोएम में इस तरह से यूज किया है बच्चों का जो डार्क फ्यूचर है उसके सेंस में। केप्स का मतलब होता है अ लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट, जमीन का वो हिस्सा जो एक आइलैंड से बाहर की तरफ निकलता है समंदर में, उसे केप कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विकेड, आप पिक्चर से बहुत इजीली समझ सकते हैं, जो बहुत बुरे लोग हैं, खराब लोग हैं, क्रिमिनल्स टाइप के, उन्हें विकेड यानी कि एविल कहा जाता है। टेम्पटेड यानी कि परसुएड करना, समझाना। और स्लाइली का मतलब होता है ट्रिकीली, बहुत ही चालाकी से किसी काम को किया गया हो उसे स्लाइली वो काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन क्रेम्ड यानी कि कन्फाइंड, एक कम जगह में, बहुत ही शॉर्ट जगह में अगर किसी चीज को रखना है या मैनेज करना है तो वो जो सिचुएशन है उसे क्रेम्ड कहा जाएगा। एंड देन स्लैग का मतलब होता है वीक, है ना, अगर कोई स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे स्लैग का मीनिंग वीक है, कमजोर। देन मेंडेड यानी कि
रिपेयर किया गया हुआ है ना, थोड़ा सा उसमें कुछ सुधारा किया गया हो, रिपेयरिंग किया गया हो, जैसे कि इस स्पेक्टेकल, इस चश्मे में आप देख सकते हैं जो रिपेयरिंग किया गया है। देन पीप्ड थ्रू यानी कि इमर्जिंग, बाहर की तरफ निकल के आना, उस मीनिंग में इसका उस सेंस में यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग निकलता है कि बाहर की तरफ निकल के आना। वैसे पीप्ड का एक मतलब ये होता है कि कहीं पे अंदर की तरफ झांकना। देन ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब होता है टू मार्क विद अ स्पॉट, है ना, किसी दाग धब्बे से किसी जगह को मार्क करना। एंड देन डूम का मतलब होता है डिजास्टर, और ये वर्ड खास करके एक नेगेटिव सेंस में और बहुत ही बड़े, जैसे कि प्रलय या बहुत बड़ा विनाशकारी कोई एक दुर्घटना होने वाली हो, उस सेंस में इस वर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कैटाकॉम्स यानी कि टॉम्ब, अंडरग्राउंड सिमिटरी, जो सिमिटरी यानी कि कब्रिस्तान होता है वे यूजुअली जमीन में ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे वर्ल्ड में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे जो सिमिटरी है वो अंडरग्राउंड रखी जाती है। यूजुअली क्रिश्चियंस लोग इस तरह की सिमिटरीज को बनाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अज्योर यानी कि डीप ब्लू, जो हमारा सी है, समंदर है, उसका बिल्कुल डीप ब्लू कलर का जो पोर्शन जो दिखाई देता है उसे अज्योर कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज टंग्स रन नेकेड, एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। ये वर्ड इस पोएम में इस तरह से यूज हुआ है कि अपने आप को या किसी को भी जो बोलने की आजादी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है, वो पूरी तरीके से होनी चाहिए, इस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। Here comes an end to the explanation of all the hard words from this poem. I hope आपने इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि मैंने हर वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर इमेज और एनिमेशन का भी यूज किया था। एंड इन नेक्स्ट एपिसोड आई विल ब्रिंग द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वंडरफुल पोएम। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, because there is a lot of useful information on this channel for you. Thanks for watching. Till next video, have a good day.